सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो से हम इंडियन पॉलिटी के 300 से ज्यादा क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में डिफरेंट एग्जाम में जो लास्ट ईयर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में इंक्लूड करे हैं। इस टेस्ट सीरीज में मैं दोस्तों आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। हर वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, तो आप सारे वीडियो अच्छे से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने पॉलिटी के सभी वीडियो को नहीं देखा है, सारे वीडियो अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको टेस्ट लगाने में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, काफी ज्यादा हेल्प होगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से आप सारे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टेस्ट की ओर चलते हैं और टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा पर सबसे पहले विचार जो था वो 1924 में स्वराज पार्टी ने रखा था। उसके बाद स्वराज पार्टी ने 1935 में संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अवधारणा रखी थी 1935 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा गठित की गई। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा, मैंने आपको बता रखा है ये। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समिति गठित करी थी। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो दो मैंने आपको बताई थी, प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी और संचालन समिति। दोनों के अध्यक्ष का नाम पूछते हैं एग्जाम में। तो प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर अभी तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। इससे रिलेटेड आपको मैंने एक चीज जो बता रखी थी कि 42वें संविधान संशोधन को ही क्या बोलते हैं? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आए थे, जैसे कि मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको संविधान में स्थान दिया गया। आर्टिकल 51 क में रखा गया उसको। ठीक है, तो बहुत सारी इसके अंदर नई नई चीजें लेकर आए थे, इसीलिए इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। बी आंसर सही होगा। जिसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अब ये वाली डेट क्यों चूज करी थी, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये वाली 26 जनवरी की डेट इसलिए चूज करी गई थी कि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए ये डेट चूज की गई थी। ओके। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। तो इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है, आपको पता होगी, तो फटाक से आंसर मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड, जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान में 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। ओके। वर्तमान में देखिए कितने हैं? 22 भाग है। अनुसूचियां जो है वो देखिए संशोधित होकर कितनी हो गई? 12 हो गई। और आर्टिकल जो है 395 एज इट इज है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, अनुसूची पे मैंने ऑलरेडी ट्रिक बना रखी है। एक कविता के माध्यम से मैंने आपको देखिए संविधान की सारी अनुसूची याद करना बताई थी। वो कविता अगर आपको पता होगी, जो कि बहुत आसानी से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अनुसूची से क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहोगे इसमें। तो वो कविता क्या थी, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 है, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो ये मैंने बनाई थी, अगर आप इसका एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसने नहीं देखा है। तो फ्रेंड देखिए क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, एसपी की शपथ लेकर। तो एसपी, एस से बना स्टेट, पी से बना पैसा, तो पैसा से संबंधित है दूसरे नंबर की अनुसूची। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। तो अनुसूची वाला एक बार वीडियो देख लीजिए जिसने नहीं देखा है, तो आप आसानी से सारे अनुसूची वाले क्वेश्चन सही करना सीख जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है?
तो संसदीय प्रणाली को सबसे पहले ग्रहण किसने करा था? ब्रिटिश संविधान ने। और ब्रिटिश लोगों ने भारत पर राज करा तो वो भारतीयों को क्या सिखा के चले गए? संसदीय प्रणाली। ऐसे आपको मैंने ट्रिक से याद करवाया था, तो सी आंसर सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मतलब मनी बिल की परिभाषा दी गई है? तो बड़ी आसानी से मैंने आपको याद करना सिखाया था, ये मनी बिल। तो ट्रिक क्या थी? मनी में देखिए आपको सिर्फ क्या लिखना है? एम और ओ लिखना है। ठीक है, मनी का आपने लिख लिया एम और ओ, तो बस ये आपकी ट्रिक थी। मैंने बताया था कि बीच वाला जो पोर्शन है साफ कर दो, तो क्या बन गया दोस्तों? ये 110 ऑटोमेटिक बन गया। मतलब अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक मतलब मनी बिल से संबंधित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो किस संविधान से लिया गया है? ट्रिक क्या थी हमारी? नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है? धन का समान वितरण मतलब आय का समान वितरण। और आय से रिलेटेड देखिए एक ही वर्ड दिखेगा, आयरलैंड। मतलब डी आंसर सही होगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कम से कम 7 से 8 बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो संविधान के किस भाग में उसका विवरण दिया गया है? भाग 4 क में। ठीक है, और किस अनुच्छेद में रखा गया है वो भी ध्यान रखिएगा, 51 क में उसे रखा गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। सी आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कितने, 395, और अनुसूचियां कितनी है अभी? 12 अनुसूचियां। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, वह कौन से हैं? तो फ्रेंड्स समानता का अधिकार मतलब मौलिक अधिकार में, तो ये मैंने आपको बताए थे मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ई एफ ने शोध किया किस पर? शिक्षा पर। तो ई से बना इक्वालिटी, एफ से बना फ्रीडम, शो से बना शोषण, ध से बना धर्म, और ये शिक्षा और संस्कृति। और छठा बचता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। ओके, तो ये जो है 6 मैंने आपको बताए थे मौलिक अधिकार। संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसके अंदर कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में से हटाकर विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया 300 ए में। तो फ्रेंड तब से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई है। ठीक है, तो पहला आता है इक्वालिटी, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। और यही पूछा है समानता का अधिकार, इक्वालिटी। तो क्या आंसर होगा? सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगर फ्रीडम पूछते तो वो है 19 से लेकर 22 तक। तो ये सारा मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत जो है वो दंडनीय अपराध है, अनुच्छेद 17 में बोला गया है, तो अनुच्छेद 17 संबंधित है उससे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसके जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। उसके बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो कि पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी थी? वो करी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ये कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो उसके स्थान पर आया नीति आयोग। तो नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, मतलब संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर क्या होगा? डी आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो नीति आयोग पे मैंने वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए सिंपली नीति आयोग, सबसे पहला वीडियो अपना ही आएगा, वो आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मतलब सीईओ जो हैं वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। किसी राज्य में विधान परिषद
की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए विधान परिषद बोला है। अगर विधान मंडल की बात होती तो 168, उसके बाद में अगर विधान परिषद आता है 169 और 170 में आता है विधानसभा। तो ये तीनों आर्टिकल मैंने आपको बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विधान परिषद पूछा है, मतलब बी आंसर सही होगा, आंसर नंबर बी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 335। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? राज्यों का संघ है। एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय राज्य। देखिए संघीय वर्ड जो है संविधान में कहीं नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा कौन सा? राज्यों का संघ। तो आर्टिकल नंबर 1 में बोला है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये आंसर। भारत संघ में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आज़ादी के बाद देखिए 1953 में प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, पहला भाषाई राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो मूल संविधान का हिस्सा था। बिल्कुल ए आंसर सही है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल की सिचुएशन में, और इसमें संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? कौन होता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अभी बताया मैंने आपको, अनुच्छेद 17। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए फ्रीडम राइट्स, संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो मैंने क्या बताया था? EF ने शोध किया किस पर? शिक्षा पर। यही हमारी ट्रिक थी। तो ई से बना इक्वालिटी, एफ से बना फ्रीडम। तो ये 14 से 18, फ्रीडम वाला मैंने आपको बताया था 19 से 22। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। ठीक है। ध्यान रखिएगा एक और चीज, 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। तो 19A वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया गया आर्टिकल नंबर 300A में। ठीक है, तो ये क्या है? विधिक अधिकार हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड देखिए 12 से लेकर 35 तक क्या आ गए? हमारे फंडामेंटल राइट्स आ गए। 36 से लेकर 51 तक आते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर सही होगा। 51 क में आता है हमारा, क्या आता है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मेनली इन तीनों से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तीनों चीज आपको क्लियर है, मतलब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तक तो हमको पता है, पर इनमें से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे 40, 48, 48 क और 51। ये मैंने चार आपको बताए थे। चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 40 वाला आर्टिकल जो है, आर्टिकल 40, वो ग्राम पंचायत संगठन संबंधित है। आर्टिकल नंबर 48 कृषि पशुपालन संगठन संबंधित है। आर्टिकल नंबर 48 क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधित है। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित है। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। समान कार्य के लिए एक समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में धन का समान वितरण, आय का समान वितरण, तो ये क्या बात कर रहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब धन का समान वितरण हो, तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। बिल्कुल डी आंसर सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? किसमें है? 48A में। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करना बिल्कुल है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास ये भी है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण ये भी है।
उपरोक्त सभी डी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संसद में शामिल हैं। देखिए संसद जो है मैंने आपको बताई थी कि संसद क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो होते हैं इसके अंग होते हैं संसद के। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, अगर आपने उतना पढ़ रखा है तो मतलब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 100 में से 100 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और जितने मैं आपको 300-400 समथिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने जितने मैंने पॉलिटी पे वीडियो बनाए अगर सारे देख रखे हैं तो मतलब आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। रेलवे में भी पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, पीएससी में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एसएससी में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, तो अच्छे से स्टडी करिए इसकी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं दिया जा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है, कार्यपालिका क्या होता है? संघ की कार्यपालिका, जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सब जो होते हैं कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो उस कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वो किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। बी आंसर सही होगा। और संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, ये आर्टिकल नंबर 53 बोलता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। मिनिमम कितनी आयु होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, डी आंसर। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी अगर विवाद है तो वो कौन संभालता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट संभालता है। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है किस किस मैटर पे? लॉ, फैक्ट और पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ये आर्टिकल बोलता है 143, तो मतलब सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब एग्जाम में देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल सिमिलर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोनों कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं। पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगर पूछते हैं कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे तो वो कौन थे? सरदार पटेल। दोनों को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये आर्टिकल बोलता है 64। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए ए आंसर जो होगा वो कंफ्यूज करेगा आपको। लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे दोनों सदन हो गए, दोनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर क्या बोला है? निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति जो मनोनीत कर रहा है वो सदस्य यहाँ पर इंक्लूड नहीं करें, जबकि उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर सारे सदस्य आएंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? कौन कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति आंग्ला भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए राष्ट्रपति जो है आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। टोटल मिला के राष्ट्रपति जो है वो 14 सदस्यों को मनोनीत करता है संसद में। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए लोकसभा के लिए पूछा है स्पेसिफिक, तो आंसर ए सही होगा। लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम आयु कितनी होना चाहिए राज्यसभा के चुनाव हेतु? 30 वर्ष होना चाहिए। सी आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। विधान परिषद जो होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्याएं।
मतलब लोकसभा और राज्यसभा को चलने के लिए, कार्य करने के लिए मिनिमम कितने सदस्य जरूरी होते हैं? तो गणपूर्ति संख्या वही होती है, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही हो सकती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य जो है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? किससे हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935। ए आंसर। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? किस भाग में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? 4 में। ठीक है, 3 में क्या किया गया है? फंडामेंटल राइट्स। और 4A में किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आंसर बी सही होगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? फंडामेंटल राइट्स जो हमारे, उसमें संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। तो 1976 में। बी आंसर इसका सही होगा। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? देखिए, आर्थिक न्याय मतलब आय का समान वितरण। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। धन का समान वितरण, आय का समान वितरण किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल होती हैं, सेना प्रमुख बिल्कुल होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्य करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करता है। तो ए आंसर सही होगा। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन रह सकता है? राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर जो होता है उसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और हटाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? वित्त बिल, ध्यान रखिएगा। फाइनेंस बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो? सी आंसर। देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं कि मान लेते हैं कोई विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 120 वोट पड़े। ठीक है, तो उसका 1/6 कितना हो गया? 20। मतलब अगर किसी व्यक्ति को 20 से कम वोट मिले तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाएगी। क्लियर? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। देखिए, वित्तीय बिल जो होता है वो केवल और केवल सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। अगर कोई दूसरा बिल होता है तो वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, पर वित्तीय बिल सिर्फ और सिर्फ केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, मतलब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? अविश्वास प्रस्ताव कौन रखता है? मैंने आपको बताया था, विपक्ष रखता है। किसके विरुद्ध रखता है? सरकार के विरुद्ध, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। प्रोसेस क्या होती है कि एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 लोग उसके समर्थन में होना चाहिए, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो रखा जा सकता है। तो 50 लोग मिनिमम समर्थन में होना चाहिए। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर बता रखा है इसका, एक बार और आपका मैं रिवीजन करवा देता हूं। मैक्सिमम सदस्य संख्या हो सकती है 552। वर्तमान में कितनी है? 545। ठीक है, इसमें से मैंने आपको बताया 2 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य। और बचे हुए कितने? 543 जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। इसमें से 530 जो है वो राज्यों द्वारा चुने जाते हैं और 13 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम 552। डी आंसर इसका सही होगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? देखिए, आम चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का होना जरूरी है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए बिल्कुल, उससे पहले तो हो ही नहीं सकते। तो 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और 51-52 में पहले आम चुनाव संपन्न हुए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी आंसर सही होगा।
अब निर्वाचन आयोग की बात करिए तो उससे रिलेटेड पॉइंट सुन लीजिए कि निर्वाचन आयोग जो है वो हमारे संविधान के भाग 15 से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। पहले जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय निकाय था, फिर 1993 के बाद में त्रिसदस्यीय निकाय हो गया, जिसके अंदर 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात होगी, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर। कौन सा होगा? कश्मीर का देखिए निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया सकता है? तो देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को चुन सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। टोटल मिला के कितने हो गए? 14। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस की बात हो रही मतलब राज्यसभा, ठीक है ना। लो हाउस की बात होगी तो वहां पर आएगा लोकसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, देखिए, स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग ही नहीं होती है, इसीलिए उसे स्थायी सदन बोलते हैं। ओके। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए, अनुसूची वाला मैं आपको बता चुका हूँ कविता, तो आप उससे बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ में। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? दल बदल, तो देखिए दल बदल में आगे का वर्ड क्या आ रहा है? द, और द से 10 बनता है ना, तो आंसर सी सही होगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसे संबंधित है? किसे संबंधित है? दल बदल कानून से। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, फिर संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में हिस्सा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थान दिया गया। तो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 1957। गांव के विकास के लिए उन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत हो, खंड ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति हो, जिले के विकास के लिए जिला परिषद हो। तो ये बोला था बलवंत राय मेहता समिति ने, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। आंसर क्या होगा? देखिए, सी आंसर होगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? किस अवधि के अंदर? 6 माह के अंदर। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पंचायत चुनाव की। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। अगर हम पार्ट की बात करेंगे, भाग की बात करेंगे, तो भाग है 20। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। डी आंसर। वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? देखिए, संविधान संशोधन मैंने आपको बताए थे, 12 इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन बताए थे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अगर आपने देखा होगा तो बड़ी आसानी से आप टिक कर सकते हो। सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन। बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों पीएससी एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? किस घाटे का होता है? राजकोषीय घाटे का सबसे ज्यादा योगदान होता है, फिजिकल डेफिसिट का। बी आंसर सही होगा। अब बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये सब मैं आपको बजट वाले लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूं। बजटीय डेफिसिट क्या होता है? देखिए, जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं टोटल रिसीट्स को, मतलब कुल व्यय में से माइनस कर देते हैं कुल प्राप्ति को, तो वो क्या कहलाता है? बजट डेफिसिट कहलाता है, बजटीय घाटा कहलाता है। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसमें से माइनस कर दो टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है, जो भी उन्होंने बैंकों से जो बोरो करा है उसको छोड़ दो, तो इस अंतर को क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर? देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर एज इट इज है,
पर यहाँ पर प्राप्ति और कम हो गई, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब घाटा बढ़ गया, तो राजकोषीय घाटा ज़्यादा हो गया। ऑब्वियस ही बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी आंसर। तो ये दोनों चीज़ें मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। तो बजट वाला लेक्चर देखा होगा तो आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बजट जो है वो हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। उसकी जगह पर क्या शब्द का उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का हमारे संविधान के 112 में उल्लेख मिलता है। ठीक है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए अभी हमने देखा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स क्या कहलाता है? बजटीय घाटा कहलाता है। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, चालू वित्तीय वर्ष जो करंट में चल रहा है उसके परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। जीरो बेस बजट क्या होता है? कि पुराने वित्तीय वर्ष को सब भूल जाओ, फ्रेश नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? जीरो बेस बजट कहलाता है। आउटकम बजट क्या कहलाता है? हर तिमाही समीक्षा करना, तो वो आउटकम बजट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, समझ में आया आपको? सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, निष्पादन बजट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। इसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करता है। राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। बी आंसर इसका सही होगा। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? देखिए संविधान में गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा गवर्नर को नहीं हटाया सकता। तो संविधान में इसको हटाने का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राज्यपाल को कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केक बोलते हैं इसको। इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। इसका काम क्या होता है? संचित निधि के व्यय की समीक्षा करना। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सी आंसर। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? देखिए फ्रेंड्स, समिति से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको देखिए 2 समिति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहले तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमिटी बोलते हैं। और प्राक्कलन समिति को बोलते हैं एस्टिमेट कमिटी। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति होती है मतलब एस्टिमेट कमेटी, उसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति यही होती है, प्राक्कलन समिति। अब जो 22 सदस्य होते हैं इसके अंदर लोक लेखा समिति में, उसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। जबकि जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए दोनों का जो काम होता है वो लगभग बराबर ही होता है। सरकारी धन के व्यय की जांच करना इसका काम होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, विपक्षी दल का नेता होता है वो। तो ये आपको पता होना चाहिए। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी है? प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, बी आंसर इसका सही होगा। तो बस ये 2 समिति के बारे में अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली दोनों से पूछते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? राज्य की विधानसभाओं संबंधित 170, ए आंसर। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403।
ठीक है। मैक्सिमम विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। मिनिमम कितनी? 60। पर ध्यान रखिएगा, गोवा, मिजोरम, सिक्किम अपवाद है, वहां पर 60 से कम सीटें हैं। अभी हाल ही में देखिए विधान परिषद से क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य के शक्ति बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, जिसके अंदर 3 सूचियां दी गई हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, और यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची। 3 सूचियों के बारे में बताया गया है और मैंने अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा रखा है कि कौन सी सूची में कौन सा विषय है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि राज्य सूची में सम्मिलित कौन सा नहीं है। पुलिस राज्य सूची में सम्मिलित है, न्याय ये भी राज्य सूची में सम्मिलित है, जेल भी है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। शिक्षा, मजदूर संघ, ठीक है, जंगल, ये जो सब जितने भी बता रहा हूं मैं आपको विषय, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है। देखिए समवर्ती सूची काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऐसी सूची जहाँ पर बहुत सारे विषय रखे गए और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। तो ये एक बिल्कुल ऑसम चीज़ है। सम से बना था हमारा ऑसम, ठीक है ना। तो सम तो हो गया समवर्ती सूची का और हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया का। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो सी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, मजदूर संघ बिल्कुल शामिल है, शेयर बाजार तथा भावी बाजार। शेयर बाजार जो है राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, तो मतलब ये संघ सूची का विषय है। जंगली जानवर, जंगल, ये सब जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। जो संघ सूची है उसके अंदर कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। जो राज्य सूची है उसके अंदर कितने विषय हैं? 61। और समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं? 52। ठीक है फ्रेंड्स, इनका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद, राज्यसभा, ये जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। विधान परिषद जो है हमारे भारत में सिर्फ 7 राज्यों में है। और मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी कि विधान परिषद में देखिए क्या होता है, मेनली बोलने का काम होता है। जो काम असली कर रहा है वो विधानसभा कर रही है। विधान परिषद में सिर्फ बोलने का काम होता है। तो बोल बोल के उनको गले की बीमारी हो गई, मतलब खांसी हो गई, टीबी हो गई, ठीक है, और क्या हो गया साथ में? जुखाम हो गया। तो ये हमने ट्रिक बनाई थी। टी से बना तेलंगाना, बी से बना बिहार, जे से बना जम्मू कश्मीर, यू से बना उत्तर प्रदेश, के से बना कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो ये हमने ट्रिक से याद करा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे स्टेट के और पूछ लेंगे कि किस में विधान परिषद नहीं है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। सी आंसर। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? देखिए आपको 2 चीज ध्यान रखना है कि विधानसभा द्वारा कितने चुने जाते हैं और राज्यपाल द्वारा कितने चुने जाते हैं। विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य और राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं 1/6 सदस्य। ठीक है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1/3 मतलब बी आंसर इसका सही होगा। विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा? 1/6 सदस्य, मतलब सी आंसर इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने टेस्ट 1 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला जो टेस्ट 2 आएगा इसका, उसमें हम 101 से 200 क्वेश्चन तक कवर करेंगे और इसी तरीके से मैं आपको 300 प्लस पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी एग्जाम्स के लिए, पीएससी एग्जाम के लिए, रेलवे जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। अगर आपको दोस्तों ये मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।